नमस्कार सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आरके सर आप लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग खाते पीते जो भी हैं उसका पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम आप क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? पाचन तंत्र नाम देते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा भैया? पाचन तंत्र होगा। पाचन तंत्र इसका मतलब होता है, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए पाचन तंत्र, बहुत ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। पाचन तंत्र जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी जो औसतन लंबाई है, औसतन जो लंबाई है ये कितनी है? तो लगभग में 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। इसको फीट में 32 से 33 फुट माना जाता है। कितना माना जाता है? 32 से 33 फीट माना जाता है। इसका एक नाम हम और देते हैं, आहार नाल। क्या नाम देते हैं? आहार नाल। माने ऐसा नाल या ऐसी नलिका जिसमें भोजन पाया जाता है। आहार मतलब होता है भोजन, पाया जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आहार नाल माने पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम देते हैं पाचक अंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पाचक अंग होता है। और दूसरा नाम देते हैं, दूसरा क्या भाग होता है? ये होता है पाचक ग्रंथि। क्या होता है? पाचक ग्रंथि होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम पाचक अंगों की बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्रम पूछता है। पाचक अंगों का क्रम क्या होता है? तो आप बताएंगे कि क्रम से सबसे पहले मुख गुहा आता है, फिर इसके बाद क्या आता है? ग्रास नली आती है, फिर क्या आती है? आमाशय आता है, फिर क्या आता है? छोटी आंत आता है, फिर क्या आता है? बड़ी आंत आता है। और अगर हम ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले लार ग्रंथि आती है, फिर जठर ग्रंथि आती है, फिर यकृत जिसको आप लीवर कहते हैं, जिसको आप जिगर कहते हो, जिसको आप कलेजी कहते हो, ये होता है आपका पाचक ग्रंथियां। ऐसा भी एक चीज और जान लीजिए इसमें, जैसे यकृत की मैं बात करता हूं तो यकृत को जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और संपूर्ण जो पाचक ग्रंथ की बात करता है, संपूर्ण पाचन की बात जो करता है, वो हमारा अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्रम से। पाचक अंगों का हम क्रम याद रखते हैं। सबसे पहले होता है मुख गुहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा होता है। फिर क्या होता है? ग्रास नली होती है। फिर क्या होता है? आमाशय होता है। इसके बाद क्या होता है? छोटी आंत। और फिर क्या होता है? बड़ी आंत। इस तरह से आपने इसको याद रखिएगा कि पाचक अंगों का क्रम क्या होता है। तो पहले भोजन कहां होता है? मुख गुहा में होता है। और आप जानते हैं मुख गुहा में, देखिए मुख गुहा में क्या होता है कि किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अगर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। इसके बाद देखिए इसमें कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है। आमाशय में अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। सर्वाधिक भोजन की बात करें तो सर्वाधिक भोजन का जो पाचन होता है, सर्वाधिक भोजन का पाचन अगर कहेगा तो छोटी आंत में होता है।
और बड़ी आंत की बात करें तो इसमें क्या होता है, जल अवशोषण की क्रिया होती है। जल अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहां होती है, बड़ी आंत में होती है। और ये क्या करता है, सबसे मुख्य कार्य जो बड़ी आंत का होता है, यह हमारे पचे हुए भोजन के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ये है काम बड़ी आंत का। जैसा कि आपने जान लिया, 1 2 3 4 5 इन अंगों को आप याद रखिएगा क्रम से, ये आपके पाचक अंग हैं। अगर ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि आती है लार ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है, लार रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, लार रस निकलता है। जैसे भोजन आपके सामने आता है या भोजन का नाम लिया जाता है तो ये ग्रंथियां तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और लार रस का क्या करती हैं, स्राव शुरू कर देती हैं। जिसमें दो प्रमुख एंजाइमों की बात होती है। आप एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे कि जो पाचन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा होती है। जिस अंग से एंजाइम का स्राव नहीं होगा उससे पाचन क्रिया संभव नहीं। आपके पूरे ऑर्गन्स की बात करें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 ऐसे अंग हैं जिससे कोई पाचन नहीं होता है। सबसे पहले जान लीजिए, ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता है, ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि बक्कल कैविटी और ग्रासनली के बीच की जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्रसनी, उससे कोई पाचन नहीं होगा। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। ये 3 अंग आप याद कर लीजिए कि पाचन संभव नहीं है। तो क्या क्या है आपका, एक है ग्रासनली, ग्रसनी और बड़ी आंत। एक चीज और याद रखिए, जिससे एंजाइम का स्राव नहीं होगा उससे पाचन नहीं होगा। नो एंजाइम नो डाइजेशन, मतलब एंजाइम नहीं निकलेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। इसको भी आप जानते रहिए। अब देखिए, इससे 2 एंजाइम निकलते हैं। 2 एंजाइम में एक टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, इसको एमाइलेज कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है एमाइलेज। और यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। और ये स्टार्च जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, यह शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। शर्करा या मंड की बात कर लो, शर्करा या मंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसका काम होता है, लार ग्रंथ के द्वारा निकलने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम जिसको हम टाइलिन नाम देते हैं। और दूसरा जो होता है ये लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। आप जानते हैं लाइसोजाइम क्या करता है, हानिकारक, जो भोजन में हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। ये लाइसोजाइम का काम होता है। ठीक, हम दूसरी ग्रंथ की बात कर लेते हैं। इसमें आपने लार ग्रंथि देख लिया। इसी प्रकार से जठर ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं कि जठर ग्रंथ क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथ की बात करते हैं तो जठर ग्रंथ क्या होता है। देखो, जठर ग्रंथ जो होता है इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये 2 भागों का, मतलब 2 चीजों का स्राव करती हैं। एक तो करती हैं अम्ल का, किसका करती हैं, अम्ल का, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप जानते हैं आपके शरीर में या पेट में कहता है कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बहुत ही प्रबल होता है और ये प्रभावकारी भी होता है। इसको दूसरा क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू याद रखिएगा 1.5 होता है, जो कि प्रबल अम्ल में आता है। दूसरा क्या होता है, यह एंजाइम का भी स्राव करता है। एंजाइम में क्या होता है, ये मुख्य रूप से एक आता है आपका पेप्सिन। क्या आता है, पेप्सिन आता है, पेप्सिन। दूसरा क्या होता है, रेनिन होता है। और तीसरा क्या होता है,
जठर लाइपेज इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, तो लाइपेज याद रखिएगा, लाइपेज। ठीक। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। अब देखो, जैसे आपसे पूछे बच्चों में सर्वाधिक कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो आप रेनिन बताओगे। क्या बताओगे? रेनिन बताओगे। और अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो आप किसमें बताओगे? मतलब आमाशय बताओगे। आमाशय में किसके द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। ठीक। अब एक और बचा हुआ है यकृत। यकृत की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि यकृत भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। परीक्षा की दृष्टि से लीवर से बहुत सा क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप जानते हैं लीवर के बारे में। ठीक है। यकृत की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताओगे यकृत। अब यकृत से क्या होता है? पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। पित्त रस निकलता है, जो क्या करता है? अम्लीयता प्रभाव को कम करता है। और दूसरी बात ये होता है कि ये पित्त रस क्या करता है? देखिए, ये वसा को जल में घुलनशील बना देता है। जल में घुलनशील बना देता है। घुलनशील बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। घुलनशील बना देता है, वसा को जल में घुलनशील बना देता है। और इस घुलनशील प्रक्रिया को कहा जाता है पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायसीकरण की क्रिया कही जाती है। इमल्सिनेशन कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। आप जानिए, इसमें ये क्या करता है? विषाक्त भोजन को अविषाक्त कर देता है। विषाक्त भोजन को क्या करता है? अविषाक्त कर देता है। याद रखिएगा, अविषाक्त कर देता है। माने जो भोजन में विषैला पदार्थ होता है या जहरीला पदार्थ होता है, उसको अविषाक्त कर देता है, माने उसकी विषाक्तता को नष्ट कर देता है। ये किसका काम होता है? यकृत का काम होता है। आप इसको जानते रहिए। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा, यकृत ही क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, तो लोग अग्नाशय को टिक करते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। ये सही क्या होगा? यकृत होगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसका होता है? तो आप किसको बताओगे? यकृत को बताओगे, लीवर को बताओगे। और आप जानते हैं, एक चीज और जान लीजिए, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी यकृत का ही होता है। किसका होता है? यकृत का। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी यकृत का ही होता है। जब यूरिया से यूरिन बनता है, यूरिया से क्या बनता है? यूरिन बनता है, तब आ जाता है गुर्दा, जिसको आप किडनी कहते हो। माने यूरिया को यूरिन में बदलने का काम कौन करता है? गुर्दा करता है, किडनी करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए कि पाचन तंत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कौन महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। आप एक चीज और जान लीजिए, देखिए, दो चीजों का स्राव होता है ग्लैंड से। ग्लैंड से किन चीजों का? दो चीजों का स्राव होता है। एक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। और एक होता है हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। तो एंजाइम जो निकलता है वो एक्सटर्नल ग्लैंड से निकलता है, माने बाह्य ग्रंथियों से निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होती है वो एंजाइम का स्राव करती हैं, जो पाचन में आवश्यक होता है। और जो हार्मोन होता है ये आंतरिक ग्रंथियों से स्रावित होती है। आंतरिक ग्रंथियां जैसे पीयूष है, पीनियल है, ठीक है, और एड्रिनल है, ठीक, ये सब आंतरिक, थायराइड है, पैराथायराइड है, ये सब आंतरिक ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, जो हमारे सेल्स या माने हमारे बॉडी को क्या करता है? एक्टिव करता है, माने विकास के लिए आवश्यक होता है, वो हार्मोन होता है।
चलिए, बहुत से हार्मोन की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? इसका चित्र देखिए कैसे बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र कैसे बनता है, माने किस प्रकार से आप समझ पाओगे चित्र के द्वारा कि कौन सा अंग कहां पर होता है और किसकी कितनी वजन होती है, इसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये होता है बक्कल कैविटी होता है, मुख गुहा जिसको आप कहते हो। यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रसनी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ग्रास नली होती है। अब ये ग्रास नली के बाद क्या होता है, एक चौड़ा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। फिर एक कुंडली नुमा आकृति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग होता है। और इसके बाद क्या होता है कि बड़ी आंत होती है, ठीक है, बड़ी आंत होती है। और आप जानते हैं बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होती है, छोटी आंत से चौड़ी होती है, जिसके कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ये हो गया छोटी आंत हो गई, छोटी आंत हो गया। और ये क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक, क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया। अब देखिए ये क्या है, आमाशय है। क्या है, आमाशय। तो आपने देखा ये क्या है, मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा है, मुख गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय होता है। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है। सबसे, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जो है अवशोषण कहां से होता है, छोटी आंत से होता है। अवशोषण की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, आमाशय से प्रारंभ होती है, आमाशय से प्रारंभ होती है। और पाचन कहां नहीं होता है, ग्रसनी में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ग्रासनली में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। और यहाँ पे बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, इसको ऐसे याद रखिए, पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि इससे एंजाइम नहीं निकलता है। एंजाइम, नो डाइजेशन, आपको पहले ही बता दिया हूं। यहां पर इसके वजन सहने की क्षमता कितनी होती है, वजन इसका 1.5 केजी होता है। आमाशय की वजन सहने की क्षमता कितनी होती है, 1.5 होता है। इस तरह से आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ में क्लास आया होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। कोई समस्याएं किसी को होगा तो वो कमेंट जरूर करेगा।